जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो एनिमल और प्लांट सेल्स हैं उनको बेटा वाटर के बैलेंस के हवाले से जब वो मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट्स में रहते हैं तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इस हवाले से हम कुछ टेक्निकल टर्म्स का भी जायजा लेंगे। टर्गर प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, इस तरह की टर्म्स के हवाले से भी हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद वाटर बैलेंस, देखिए ये तो होना ही होना है। कोई भी सेल जिस भी इन्वायरमेंट में रहेगा, अब उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको बेटा वाटर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पर बात को समझिए कि हम फर्ज कर लेते हैं कि एक सेल के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है एक सेल के अंदर और वो किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है। अब 2 या 3 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती है ना। या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि उसके इर्द गिर्द में, उसके माहौल में पानी ज्यादा होगा और सेल के अपने अंदर पानी कम होगा। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेल के अपने अंदर पानी ज्यादा हो और सेल के बाहर पानी कम हो। या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही पानी बाहर के एनवायरनमेंट में भी मौजूद हो। तो अभी हमने पढ़ना ये है दोनों केसेस के हवाले से, एनिमल सेल के हवाले से भी और प्लांट सेल के हवाले से भी, कि जब ये सेल्स मुख्तलिफ तरह के एनवायरमेंट्स में रहते हैं तो इन पे क्या असर पड़ता है। विल स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन विद द एनिमल सेल। मैं तीनों केसेस को डिस्कस करूंगा। अगर सेल ज्यादा पानी वाले एरिया में मौजूद रहे, यानी ऐसे एरिया में, ऐसे एनवायरमेंट में मौजूद है जहां का माहौल हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में रहे सेल, तो उस पर क्या असर पड़ता है। अगर सेल हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में रहे जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उस पर क्या असर पड़ता है। और अगर एनिमल सेल आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहे तो उस पर क्या असर पड़ता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। स्टार्टिंग ऑफ विद एनिमल सेल। एनिमल सेल को बेटा हम इनिशिएट करेंगे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की बात से। भाई अगर तो एनिमल सेल आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है, ऐसी जगह पर, ऐसे माहौल में है जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर भी उतनी है जितनी सेल के अंदर है, सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर भी उतनी है जितनी सेल के अंदर है, तो इस सिचुएशन में जो एनिमल सेल होता है ना बेटा, वो नॉर्मल है। एनिमल सेल को माहौल ही यही सूट करता है कि जैसा उसका अपना एनवायरनमेंट हो वैसा ही बाहर भी एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो एनिमल सेल इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये मेरा बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल परफॉर्म करता है, अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारता है जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड इमेज पे गौर कीजिए, ऑन द टॉप आपको नजर आ रहा होगा कि सेल अपनी नॉर्मल शेप में, नॉर्मल हालत में मौजूद है। ये सेल उसी वक्त, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल देखिए उसी वक्त अपनी नॉर्मल हालत, नॉर्मल शेप में मौजूद होगा जब उसके इर्द गिर्द का माहौल आइसोटोनिक होगा, यानी जैसा अंदर वैसा बाहर। अगर इस तरह का माहौल एनिमल सेल को मिल रहा है तो उसका जो सिचुएशन होगी, उसकी जो शेप होगी, उसकी जो फंक्शनिंग होगी, वो बड़े नॉर्मल तरीके से होगी, नॉर्मली अपनी जिंदगी के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब मैंने बाकी 2 केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर एनिमल सेल हाइपरटोनिक सेल में मौजूद, इन्वायरमेंट में मौजूद हो तो क्या होगा जी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। याद रखिए हम हाइपर को पानी से डिफाइन नहीं करते, हम अगेन गोना रिपीट, हम हाइपो और हाइपरटोनिक को डिफाइन करते हैं सोल्यूट कंसंट्रेशन से। सो नाउ इमेजिन कि अगर एनिमल सेल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मौजूद है तो क्या होगा। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर सोल्यूट ज्यादा होगा, अंदर सोल्यूट कम होगा। और ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट हमें यह कहता है कि पानी हमेशा कम सोल्यूट वाले एरिया से ज्यादा सोल्यूट वाले एरिया की तरफ जाता है। सो अगर सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मौजूद है, जैसे कि लास्ट इमेज हमें नजर आ रहा है ऑन द टॉप, तो होगा क्या कि सेल के अंदर वाला जो पानी होगा वो बाहर को ट्रेवल करना शुरू कर देगा, फॉर द वेरी रीजन कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है। सो अगर सेल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मौजूद है, तो सेल का सारा पानी आउटफ्लो कर जाएगा, सेल का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और सेल जो है उसकी शेप छोटी हो जाएगी, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। लिहाजा हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल के लिए एक टर्म यूज करते हैं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल सिकुड़ जाता है।
एनिमल सेल जो है ये मेरा बेटा सिकुड़ जाता है इन द हाइपरटोनिक सेल। देखिए एक बात समझिए, यहां एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल इज नॉट सराउंडेड बाय द सेल वॉल जस्ट लाइक द प्लांट सेल। तो एनिमल सेल को ये जो जितने भी मसले हैं इनको फेस करना पड़ता है। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है ना वो बड़ी तगड़ी, बड़ी रिजिड, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो अगर बाहर से कोई मसला होता भी है, बाहर से कोई प्रॉब्लम होती भी है ना, तो सेल वॉल उसको बेयर करती है क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर है। और अगर बाहर पानी की कमी बेशी होती भी है तो सेल की जो ओवरऑल शेप है ना वो खराब नहीं है, ओवरऑल शेप बरकरार रहती है सेल की। बट यहां पर क्योंकि एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं है, इसलिए इस बेचारे के पास कोई प्रोटेक्शन निजाम भी नहीं है। तो जैसे ही बाहर हाइपरटोनिक माहौल होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा एनिमल सेल। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन एज वेल। और तीसरी कंडीशन को बेटा कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अगर माहौल हाइपोटोनिक है, अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है जिसमें सेल मौजूद है, तो क्या होगा? देखिए अगेन हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। अब सेल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, होगा क्या? पानी बाहर से अंदर को मूव करेगा। और जब ऐसा होता है कि पानी एनिमल सेल में बाहर से अंदर को मूव करता है, तो एनिमल सेल में तो बेचारे के पास सेल वॉल है ही नहीं, उसके पास तो सादा सी, नाजुक सी, कमजोर सी सेल मेम्ब्रेन है। तो अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। पानी अंदर से बाहर आता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बेचारा कमजोर सा एनिमल सेल बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, इट बर्स्ट आउट। सो इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो एनिमल सेल होगा इट विल बर्स्ट आउट, ये फट जाएगा। लेंस, तो ये तीन बातें हैं बेटा जो आपने एनिमल सेल के सिनेरियो में, एनिमल सेल की वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के हवाले से याद रखना है। वी विल हैव टू रिमेंबर कि आइसोटोनिक सिचुएशन में सेल बेस्ट परफॉर्म करता है, अपनी नॉर्मल शेप, नॉर्मल सिचुएशन में रहता है। हाइपरटोनिक में वो सिकुड़ जाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब हाइपोटोनिक सिचुएशन आती है तो वो बस्ट आउट कर जाता है। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनिमल सेल वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। प्लांट्स का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, लेट्स क्रैक इट डाउन एज वेल। तो आए जी, अब प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा जो आज का टॉपिक है हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी आइए तीनों सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। और प्लांट सेल को आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक से स्टार्ट करेंगे, हम उलट चलेंगे, हाइपो, हाइपर और एंड पे आइसोटोनिक पे चलेंगे। अच्छा, जब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल मौजूद होते हैं, तो अगेन वही बात कि बाहर सोल्यूट कम है और अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना प्लांट सेल के साथ कि बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम, अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि बाहर से पानी अंदर आना शुरू होता है। अब एनिमल सेल को की तरह प्लांट सेल को फटने का डर नहीं, क्योंकि उसके पास तो सेल वॉल है, उसके पास सेल वॉल है, उसको कोई डर नहीं है फटने का, बस्ट आउट होने का। सो पानी आता रहेगा। और एनिमल सेल के अंदर एक होता है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल में पानी ऐड होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम, अंदर ज्यादा, पानी ऐड हो रहा है, जस्ट लाइक दिस फर्स्ट पिक्चर। पानी ऐड हो रहा है, वैक्यूल में इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने के बाद अब होगा क्या कि जो वो प्लांट सेल होगा ना, वो बेटा टाइटन होना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। टाइटन हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और एक अपनी मैक्सिमम शेप जो है वो अचीव कर लेगा। इस कंडीशन को कहते हैं टर्गर। इस फेनोमेनन को कहते हैं टर्गर, कि पानी की एंट्री की वजह से, पानी के इनफ्लो की वजह से सेल का एक्सपैंड कर देना, सेल का एक्सपेंशन कर देना, सेल का अपना मैक्सिमम साइज को अचीव कर लेना, इसको बोलते हैं टर्गर। जैसे आप गुब्बारा नहीं देखते हैं कि गुब्बारे में आपने हवा भरी और वो फूल गया, और जो गुब्बारा फूल जाता है वो टर्गर की कंडीशन में होता है। अच्छा, जब ये टर्गर बन जाता है, ये टर्गर का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो सेल वॉल है उस पर एक प्रेशर भी डेवलप होता है। ध्यान दीजिए जरा, अंदर वैक्यूल में पानी है जैसे यहां पर इस सेल में मौजूद है, और वैक्यूल का पानी अब जाहिर सी बात है बाहर को प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर अल्टीमेटली लगेगा सेल वॉल पे। वैक्यूल में पानी है, वैक्यूल प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो प्रेशर अल्टीमेटली लग रहा है सेल वॉल। तो अब ये जो पानी का प्रेशर है जो सेल वॉल में लग रहा है, इस प्रेशर को हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस इज द टर्गर प्रेशर। ये हैज द टर्गर प्रेशर, एंड दिस टर्गर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द प्लांट्स। देखिए आप ये जो प्लांट्स को देखते हैं ना, स्ट्रेट खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग तने हैं, ब्रांचेस इरेक्ट हैं, ये सारे का सारा काम इस टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। दिस टर्गर प्रेशर एंड टर्गर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टर्गर प्रेशर और टर्गर ना हो तो सेल की आप प्लांट की जो ओवरऑल शेप देखते हैं वो ऐसी ना हो। तो सेल की ये जो पूरी ओवरऑल शेप की मेंटेनेंस है ये टर्गर और टर्गर प्रेशर करवाते हैं। तो ये जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, ये प्लांट के लिए आइडियल होता है, सूटेबल होता है। ये प्लांट के लिए हमेशा आइडियल और सूटेबल है। प्लांट का सेल हमेशा चाहेगा कि मुझे हाइपरटोनिक माहौल मिले, बाहर पानी कम मिले, ताकि मैं अपनी मैक्सिमम शेप को अचीव कर सकूं। एंड दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट। दो और केसेस हैं, दो और कैटेगरीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। भाई अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, अगर बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, एज इज द केस विद द लास्ट डायग्राम इन द बॉटम, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जो सेल का अपना पानी है ये बाहर को आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि सेल का जो इनर मटेरियल है, सेल का जो इनर प्रोटोप्लाज्म है, इट विल स्टार्ट कंट्रैक्टिंग। ये इकट्ठा होना, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। एंड व्हेन दिस विल हैपन, एनिमल सेल, प्लांट सेल की जो शेप है वो यूज कर देगा। बाहर सेल वॉल तो है, सेल वॉल तो मौजूद है, सेल वॉल शेप को बिल्कुल खराब तो नहीं होने देगी, लेकिन उसके अंदर का जो लिविंग मटेरियल है वो सुकड़ जाएगा। इस सुकड़ने को बेटा हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब प्लांट सेल का पानी बाहर निकलता है और उस पानी बाहर निकलने की वजह से, शाबाश, उस पानी बाहर निकलने की वजह से सेल की जो शेप है वो खराब हो जाती है, प्लांट सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। नाउ दीज आर द टू केस। अब बात कर लेते हैं तीसरे केस की, एंड दैट थर्ड पर्टिकुलर केस इज ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी बाहर भी उतना है जितना अंदर है। अच्छा, इस केस में पानी ना तो बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, बाहर भी सोल्यूट उतना है, अंदर भी सोल्यूट इतना है, तो सेल के ओवरऑल वाटर के कंटेंट में फर्क है। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है सेल के लिए। नो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। सेल को हमेशा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि उसने अल्टीमेटली टर्गर प्रेशर जनरेट करना होता है, टर्गर जनरेट करना होता है। टर्गर और टर्गर प्रेशर के बगैर बेटा उसका काम नहीं चलता, उसका काम नहीं चलता, ये बहुत जरूरी है उसके लिए। सो इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेल की जो शेप होती है ना ओवरऑल, वो होती है जी लूज शेप। ये अपने आप को कंप्लीटली टाइटन नहीं कर पाता, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जितना पानी अंदर है उतना ही बाहर है, जितना सोल्यूट अंदर है उतना ही बाहर है, मजीद पानी अंदर आ नहीं सकता, और सेल अपनी शेप को टाइटन नहीं कर पा रहा, टाइट नहीं कर पा रहे, टर्गर जनरेट नहीं कर पा रहे। नाउ इस कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई सेल की शेप है लूज, और लूज शेप के हवाले से हम एक वर्ड यूज करते हैं फ्लैसिड का। हम कहते हैं भाई नाउ द सेल इज फ्लैसिड, सेल लूज है, सेल की ओवरऑल शेप लूज है, फ्लैसिड है। तो अभी तक हमने तीन केसेस पढ़े। एक केस हमने पढ़ा अबाउट द एनिमल सेल कि किस सोल्यूशन में एनिमल सेल किस तरह से परफॉर्म करता है। फिर हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा किस सोल्यूशन में एनिमल सेल कैसे परफॉर्म करता है। इन दो केसेस के बाद द फाइनल थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक इज ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट चीजें हैं, और हम जरा इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। ओके जी, तो ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हायर सोल्यूट, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये जो गार्ड सेल्स है बेटा, ये एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है जो समझ लीजिए। गार्ड सेल्स एक्चुअली वो सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा को कवर करते हैं। देखिए, फॉर योर रिमेम्बरेंस, टू रिमाइंड यू पीपल, स्टोमेटा ना लीफ में मौजूद पोर्स होते हैं। इन पोर्स का काम होता है ट्रांसपिरेशन करना, गैसेस एक्सचेंज करना, बड़े इंपॉर्टेंट होता है क्लास के लिए। इन पोर्स के अराउंड ना दो सेल मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। उन सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल्स, यानी वो सेल्स हैं जो स्टोमेटा को गार्ड करते हैं। गार्ड सेल्स, दैट मींस द सेल्स दैट गार्ड द स्टोमेटा। अच्छा, ये जो सेल्स हैं इनके इख्तियार में होता है स्टोमेटा को ओपन करना या क्लोज करना। ये दोनों सेल्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। दोनों सेल ऐसे दूर दूर होंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। करीब होंगे बंद, दूर दूर हुए ओपन। अच्छा, ये जो गार्ड सेल्स हैं मेरा बेटा, दे यूज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये करते क्या है
जब दिन होता है, जब दिन निकलता है, तो अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। इनके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है तो साइडों से पानी इनके अंदर आना शुरू हो जाता है। जब साइडों से इनके अंदर पानी आता है तो इनकी शेप बड़ी हो जाती है, ये फूल जाते हैं, फूलते हैं तो वो जो स्टोमेटा था वो ओपन हो जाता है। सारा दिन इनके अंदर ग्लूकोज मौजूद रहता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, पानी एंटर होता रहता है, इनकी शेप मैक्सिमम रहती है और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन रहते हैं। जब शाम होती है तो ग्लूकोज इनकी सेल से निकल जाती है, पानी भी निकल जाता है, इनकी शेप फिर नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही शेप नॉर्मल होती है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। So these guard cells have very important role in opening and closing of these stomatas। और ये opening and closing का जो काम है स्टोमेटा का, ये करते कैसे हैं? ये थ्रू ऑस्मोसिस करते हैं, पानी की मूवमेंट के थ्रू ये मैनेज करते हैं कि स्टोमेटा को कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप पोस्टर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।